अति रोचक समाचारों की प्रस्तुति आपके सामने करें। आज सीजेआई ने शपथ ग्रहण के बाद पदभार संभालते हुए प्रकरण सुने और 17 प्रकरणों आज निपटाए उन्होंने, और अति रोचक मामले भी सामने आए। उन्होंने जो न्यायपालिका में दलालवाद चल रहा था ना, उस पर प्रहार किया। मामला अति रोचक है और यहाँ पर जो कुछ वकील लोग जो जबरदस्ती करके मनमानी करके अपने प्रकरण जल्द सुनने और तत्काल सुनने की जिद करते थे ना, उस मामले में सूर्यकांत जी ने निर्णय दे दिया कि उन्होंने कहा कि कोई भी वकील है ना अपने प्रकरण को सुनने के लिए मेंशन पद्धति अपनाए। मौखिक बात जो करते हैं ना, वो ने अब आपको लिखित में दीजिए कि किस कारण से किस रूप में वो प्राथमिकता से सुने जाना चाहिए। यह इन्होंने बहुत अच्छा निर्णय दिया और निर्णय में उन्होंने साफ कहा कि हम मौखिक आदेश वही मानेंगे जिस प्रकरण में एक तो फांसी की सजा का प्रकरण हो, आज़ादी की अभिव्यक्ति से जुड़ा हुआ मामला हो, या कोई ऐसा अनिवार्य सामाजिक अन्याय का मामला हो, वो हम मौखिक रूप से स्वीकार कर सकेंगे। अन्यथा कोई भी बात आपको मेंशन करना होगी, उसके बात पर ही विचार होगा। यह बहुत अच्छा निर्णय दिया। अब सीजेआई बड़े असहज हो गए जब पूर्व सीजेआई गवई जी ने एक बड़ा राज खोल दिया कि हमारे इस न्यायपालिका में वकील तो हैं ही, परंतु जज भी अपने मर्जी के माफी कराने हेतु अन्य जजों पर दबाव बनाते हैं। एक तमिलनाडु के प्रकरण का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा तो ये बड़ी विचित्र बात है। अब क्या न्यायपालिका में ऐसा होता है, ये भी एक बड़ी विचित्र बात हो गई। आइए अब हम ये तो सीजेआई सूर्यकांत जी ने जो काम कर रहा है ना, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, किंतु कल 26 नवंबर 2025 सीजेआई सूर्यकांत जी की अग्नि परीक्षा है। एसआईआर को लेकर उन्हें बहुत बड़ा निर्णय करना है। केरल का याचिका है, केरल की याचिका पर सुनने के बाद उन्हें कल कठोर निर्णय देना है। इसी के साथ साथ एसआईआर को लेकर जो अन्य याचिकाएं लगी हुई है ना, उनकी भी सुनवाई करना है और वो दिसंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में करेंगे। और मैं एक बात स्पष्ट बता दूं कि एसआईआर के सारे तथ्य, सारे रहस्य सीजेआई सूर्यकांत जी को पता है। वे सब जानते हैं कि क्या हुआ, किस तरह का खेल हुआ, किस प्रकार का सत्ता पर अपना अधिकार रखने का खेल किया गया, ये उन्हें पूर्ण संज्ञान है। और उन्होंने अपने शपथ विधि में कहा है, शपथ इसी बात पर ली है कि जिसका मुझे ज्ञान होगा, जिसका मुझे संज्ञान होगा, मैं संविधान के प्रति समर्पित रहूँगा और संविधान के अनुरूप ही न्यायिक निर्णय दूंगा। आज उन्होंने बहुत अच्छी एक पहल की कि हमारे संविधान के प्रमुख स्तंभ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाए, उन्हें नमन किया। ये अच्छी बात है। हम इस पद्धति का, इस व्यवहार का स्वागत करते हैं। हम ही नहीं, पूरे सारे न्यायिक जगत ने उनके इस कार्य की प्रशंसा की। अब जो नए और जो युवा एडवोकेट हैं ना, उनको भी सूर्यकांत जी ने कुछ सुझाव दिए हैं, मान्य करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। अब कल
26 नवंबर को एसआईआर को लेकर एक शानदार न्यायिक निर्णय आना चाहिए, ये जनता की आकांक्षा है। किंतु मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि सूर्यकांत जी को पूरा ज्ञान है, संज्ञान है, सब कुछ है, और वो उनका विवेक भी बहुत अच्छा है। अब उन्होंने जो तारीख पे तारीख बढ़ाकर एसआईआर जो किया था ना, तो उनके सामने सारे उस पीरियड में एसआईआर के सारे तथ्य उनके सामने आ गए। एसआईआर का चुनावी प्रभाव क्या हुआ ये भी उनके सामने आ गया। तो वे कल जो उनको एक बहुत बड़ा कठोर निर्णय देना पड़ेगा। इसी के साथ साथ ईवीएम के जो घोटाले भी उजागर हो गए हैं, खुला कट हो गया कि कोई दिक्कत नहीं है, तो ईवीएम वाली याचिकाओं पर भी ईवीएम बैन का निर्णय तो देना ही चाहिए। अभी बहुत मज़ेदार बात आपको हम बताएंगे, सारे तथ्य रखेंगे कि किस किस प्रकार का क्या क्या नाटक हो रहा है। अब प्रजातंत्र की रक्षा करना है, संविधान की रक्षा करना है, जनमत के और जनमताधिकार के अधिकार की रक्षा करना भी अब सूर्यकांत जी का उत्तरदायित्व है। वे बड़ी अच्छी बात है, देखते हैं। अब कल से ही पता लग जाएगा, कल जो वो क्या निर्णय देंगे उससे लग जाएगा कि सूर्यकांत जी किस प्रकार के निर्णय भविष्य में देंगे। मामला अच्छा, और जहाँ तक मेरे अपने समझ में आ रहा है कि वे कोई ऐसा सामंजस्य निर्णय देंगे। एसआईआर का किसी ने विरोध नहीं किया है, बिल्कुल एक भी आदमी ने विरोध नहीं किया। सिर्फ जो एसआईआर में गलत ढंग से, अव्यवहारिक ढंग से जो कार्य किए जा रहे हैं ना, उसका विरोध हो रहा है। तो सीबीआई सूर्यकांत जी को एसआईआर व्यवहारिक बनाने का एक सामंजस्य निर्णय तो देना पड़ेगा। और चुनाव आयोग के तो कुकृत्यों का उन्हें संज्ञान है। हमें कुछ भी लगे कि चुनाव आयोग कितनी बार झूठ बोलता है, क्या क्या करता है, नाटक करता है, और अनेक प्रकार के जो भी कुकृत्य करना चाहते हैं वो सारा करता है। अब बुलडोजर के मामले पर भी सूर्यकांत जी को एक कठोर निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। चलिए, ये तो हो गई बात। अब आते हैं कि हम यहाँ पर राम मंदिर पर ध्वजारोहण की। भैया एक बात बहुत ही स्पष्ट है कि जिस मंदिर का शिखर ही नहीं हो वहाँ पर ध्वजारोहण कैसे हो सकता। और मंदिर के उस पर ध्वजारोहण तो होता ही नहीं है, ध्वजा भेंट की जाती है। ध्वजारोहण तो हमारे 15 अगस्त 26 जनवरी के उस पर होता है, और वहाँ झंडा तो जो ध्वज चढ़ता है वो तो चढ़ाया जाता है, वो ध्वजारोहण नहीं किया जाता। खैर अब ठीक है, आप जो ये कर रहे हैं वो ये मोदी इवेंट है। तो एक बात तो सिद्ध हो गई कि जो मोदी जी राम मंदिर को भी अपने इवेंट का, अपने जुमले का नाटक बना रहे, केंद्र बना रहे। अभी उनके जो गुरु कहे जाते हैं ना, रामभद्राचार्य, उनको भी कोई ध्वजारोहण का न्योता नहीं मिला था। तो उन्होंने कहा कि मैं दुखी इतना नहीं हूँ कि मुझे निमंत्रण नहीं मिला, मैं तो रुष्ट हूँ कि जो जिस ढंग से जो होना चाहिए ना, जिन्होंने राम मंदिर के लिए बलिदान किया, त्याग किया, उनको निमंत्रण नहीं किया गया, उनका सम्मान नहीं किया गया। ये इस बात से वे रुष्ट थे। अब वो तो उनके बारे में सभी जानते हैं कि क्या है, वो जगत गुरु हैं, क्या है, कौन कौन से हैं। परंतु ध्वजारोहण समारोह के बारे में स्वामी शंकराचार्य, अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने भी बहुत कड़वी बात कह दी। उन्होंने भी यही कहा कि अरे जिस मंदिर पे कलश नहीं है वहाँ पर ध्वज कैसे चढ़ाया जा सकता है, और आप कलश नहीं है वहाँ पर ध्वज कैसे चढ़ाया जाता है, इसका शास्त्रोक्त प्रमाण बताइए। कोई शास्त्रोक्त प्रमाण नहीं है। पहले कलश चढ़ाया जाता है, कलश की स्थापना होती है, और बाद में फिर ध्वज बदला जाता है।
अनेक मंदिरों में ऐसा होता है। जगन्नाथपुरी में दिन में 3-4 बार ध्वज बदलता। द्वारका में भी ध्वज बदलने की परंपरा के प्रक्रिया के। तो ये जो शंकराचार्य जी ने स्पष्ट कर दिया कि जो ये राजनीतिक नाटक हो रहा है ध्वजारोहण के नाम पर, ये शास्त्रोक्त नहीं है। ये तो राम मंदिर के उद्घाटन से लेकर अभी तक है ना, यहाँ पर यह नाजीवादी इवेंट ही चल रहा है। और मज़ेदार बात ये रही कि जब मोदी जी आए तो उनके स्वागत के लिए जनता ही नहीं थी। इन्होंने जो वहाँ के प्रायोजित इन्होंने अपने अपने लोगों को खड़े किए, मंच बनाए, और कहीं कहीं इक्के दुक्के में कुछ 4-5 लोग ऐसे कहीं कहीं दिखते रहे। तो ये मतलब जो राम मंदिर के नाम पर, ध्वजारोहण के नाम पर जो इवेंट, राजनीतिक इवेंट खेला गया था ना, वो फ्लॉप हो गया। अब क्या कह सकते हैं, किससे क्या कहें कि कौन क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। और अभी एक ही ये मनोवादी मानसिकता वाले लोगों की पोल खुली। एक मनोवादी जो नेता है, जो हर बार हमेशा यही बस उनको सांप्रदायिकता की बातें करना, हिंदू मुस्लिम की बातें करना। उन्होंने हमारे पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत अब्दुल कलाम को भी आलोचना का केंद्र बना दिया। अरे वो तो थे, अब्दुल कलाम जैसा राष्ट्रपति तो होना बहुत मुश्किल है। इतना विद्वान आदमी जिसने भारत के इतिहास में एक नया इतिहास लिखा, उनका नाम अंकित है, और आप उस पर लांछन लगा रहे हो। अरे आप कितने विवेकवादी हो। हम तो आपको राष्ट्रद्रोही मानेंगे जो अब्दुल कलाम के बारे में टिप्पणी करते हो और गलत टिप्पणी करते हैं। ये तो राष्ट्रद्रोह है, समाजद्रोह है। ये आपकी ये मनोवादी मानसिकता अपना त्याग छोड़ दीजिए। जनता अब इतनी मूर्ख नहीं है। जनता सब समझती है कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। अब यहाँ पर अब क्या बताएं, कितने छातिर घोटाले हो रहे हैं, भ्रष्टाचार। और अब तो भ्रष्टाचार को भी है ना राष्ट्रवाद बना दिया जा रहा है, राष्ट्रीय संस्कृति बना दिया जा रहा है। हमने अपने पूर्व एपिसोड में 4 उदाहरण प्रस्तुत किए। 2 राष्ट्रीय स्तर के हैं और 2 प्रदेश स्तर के। तब ये देश में क्या हालत होगी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ध्वजारोहण समारोह में मोदी कांपते नजर आए, उनके हाथ कांपते नजर आए। क्यों नजर आए? कहीं ना कहीं तो खोट है। ये भी अब सिद्ध हो गया। अब ध्वजारोहण का चाहे जितना वो नाटक करें, तो मगर ध्वजारोहण होता नहीं है मंदिरों पे। वहाँ पर ध्वज भेंट किए जाते हैं। तो आप को इतना भी संज्ञान नहीं है कि हम जो मंदिर पर ध्वज का कह रहे थे उसको ध्वजारोहण कर रहे। नहीं भाई, ध्वजा भेंट की जाती है। और यदि मंदिर पे शिखर नहीं है ना, तो वहाँ पर ध्वजा भेंट नहीं की जा सकती। तो सबसे पहले शिखर की स्थापना होना चाहिए। ये शास्त्रोक्त प्रमाण है। खैर जो भी है, ये तो अपनी मर्जी का ये विश्व गुरु है ना। विश्व गुरु, विवेक गुरु हैं, ज्ञान गुरु है, विज्ञान गुरु है, वो हर प्रकार के वो गुरु हैं। और खास में वो जुमलेबाजी के भी गुरु हैं, शातिर षड्यंत्र रचने के भी गुरु हैं, अहंकारवाद के भी गुरु हैं, और न जाने कितने कितने प्रकार की के ढंग से वो विश्व गुरु हैं। अब वो तो नॉन बायोलॉजिकल हैं, अब उनके बारे में तो कह नहीं सकते। वो तो विष्णु के अवतार है, वो जो करे वो सही। ये आप मान लीजिए, ये बड़ी विचित्र बात हमारे सामने आई है। अब आ जाइए, हम बात करते हैं बिहार राजनीति। बिहार में बड़ा नाटक हो रहा है। एक नाटक खत्म हुआ, अब दूसरा नाटक शुरू हो गया विधानसभा अध्यक्ष को लेकर। वहाँ विधानसभा अध्यक्ष के बारे में स्पष्ट तलवारें खींच गई। भाजपा और जदयू में खुला संघर्ष हो गया। अब यहाँ पर
भाजपा वालों का क्या बयान आया कि अरे यदि जेडीयू का भी प्रत्याशी खड़ा हुआ ना तो यह फ्रेंडली संघर्ष होगा, मित्रतावादी संघर्ष होगा। वाह भाई, बहुत अच्छी बात है। आप हर तरीके से अपना जो रोब है वो थोपना चाहते हो, मगर अब नीतीश कुमार भी बहुत कड़क हो गए हैं। जो उनकी रीढ़ की हड्डी झुकी हुई थी ना, अब वो खड़ी सीधी सीधी हो गई, उसका उपचार हो गया। अब उन्होंने कह दिया कि विधानसभा अध्यक्ष जेडीयू का ही होगा। इससे इस बात पर किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा, और उन्होंने आज वो राजभवन को भी छोड़ दिया। ठीक है, जो होगा। अब यहाँ पर एक और नई राजनीति आ गई। हालांकि इनका जो मैत्री को संघर्ष होगा ना, तो उसमें जेडीयू के 85 वोट एनडीए के प्रत्याशी को नहीं मिलेंगे, प्रेम प्रकाश को। और जो जेडीयू के प्रत्याशी है ना, रावत जी, उनके पक्ष में बहुत ज़्यादा बहुमत नज़र आ रहा है। तो इससे स्पष्ट होता है कि बिहार लोकसभा का अध्यक्ष पद जेडीयू ही जीतेगा, क्योंकि अब तो सब उनके समर्थन में आ गए। और मज़ेदारी की बात तो ये हुई कि भाजपा के 7 से 8 विधायक भी नीतीश के साथ हो गए। चलिए, तो नीतीश बड़ा दल हो गया, तो अब विधानसभा अध्यक्ष भी उसी का होगा। और यहाँ पर एक अभी नई ताज़ी घटना आई है कि पासवान समाज के लोगों पर अब बुलडोजर चढ़ने लगे। अरे जो 10-10 हज़ार दिए ना, वो वसूले तो जाएंगे ना। आपको 10 हज़ार दिए, आपके मकान तोड़ दिए, आपके सामान तोड़ दिया, सब कुछ नष्ट हो गया, तो अब आपको 10 हज़ार की जगह 50 हज़ार 60 हज़ार खर्च करना पड़ेगी। हो गया हिसाब किताब बराबर। अब आप फिर कर्जदार बन गए। और यहाँ पर जो पासवान समाज के लोग हैं, अब वे चिराग पासवान के भी विरुद्ध हो गए, क्योंकि इतना बड़ा कांड होने के बाद भी चिराग पासवान अपने समाज के लोगों के लिए नहीं बोल सके। नहीं बोले, ठीक है, नहीं बोले, परंतु अब ऐसा लग रहा है कि पासवान भी अपने 19 विधायकों के साथ एनडीए के प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे। इसका मतलब यह है कि ये सरकार पर संकट आ गया। और अब देखते हैं क्या होता है। 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक विधानसभा का सत्र है। जो 6 एजेंट जो बिंदु हैं उनके अब प्रकाशन हो चुका है। अब मामला तो बड़ा विचित्र है। और अब ये भी बात सिद्ध हो गई कि राज्यपाल के कमरे में बैठकर विधानसभा का अध्यक्ष तय नहीं होगा। अब तो वो सारे विधायक मतदान द्वारा ही विधानसभा का अध्यक्ष तय करेंगे। ठीक है, हो जान दो ना, क्या दिक्कत है। अब ये मामला तो बहुत ही विचित्र स्थिति में आ गया। अब मामला वोट चोरी का भी एक बड़ा मुद्दा सामने आया। जन स्वराज पार्टी के एक प्रत्याशी को उनके भाई ने उन्होंने वोट दिया तो जिसको वोट दिया था ना, उसको वो वोट ही नहीं मिला। इसी तरह का ये अब दूसरा प्रकरण सामने आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईवीएम से वोटों की चोरी हुई, मतों का हस्तांतरण हुआ, मतों में कीमें बदली गई। अब ये मामला तो रोचक हो गया। अब यहाँ पर आप बताइए, जिस व्यक्ति ने वोट दिया था, उसका वोट उसने जिस प्रत्याशी को दिया था उसको न मिलते हुए भाजपा को मिला, तो इसकी जांच कौन करेगा। इसकी जांच भी होना चाहिए, किंतु मतदाता को अधिकार ही नहीं है अपना वोट देखने का। पेट मशीन से जो पर्ची निकली है वो बताइए, कुछ भी बताने को तैयार नहीं कोई भी। तो यहाँ पर जब जो व्यक्ति अपना मत दे रहा है, अपने प्रतिनिधि के पक्ष में मत दे रहा है, वो ही व्यक्ति अपना मत का प्रमाणीकरण नहीं कर सकता कि मैंने जिसको वोट दिया था वो उसी को वोट मिला। ऐसा हो गया। और जिसने
अपने चहेते प्रत्याशी को वोट दिया था, उसका वोट उसको मिला ही नहीं। इसका मतलब ईवीएम में घोटाले हुए। अब यहाँ पर सीजेआई को ये मामला भी संज्ञान में लेते हुए ईवीएम पर भी अपना निर्णय देना पड़ेगा कि जो ईवीएम से में बहुत गड़बड़ियाँ होती है, बहुत विरोध भी हो रहा है, तो अब यहाँ भविष्य के चुनाव ईवीएम से नहीं होंगे, बैलेट पेपर से ही मतदान होगा। ये भी निर्णय सीजेआई को देना है। और एसआईआर के खिलाफ करोड़ों जनता को बागी है, जो एसआईआर के खिलाफ बागी नहीं है। एसआईआर में जो गड़बड़ियाँ हो रही है, जिस प्रकार का नाटक हो रहा है ना, उसके खिलाफ है जनता। तो सीजेआई सूर्यकांत जी को जन भावनाओं के अनुरूप ही अपना निर्णय देना पड़ेगा, ये ऐसी बात है। अब आइए, एक बहुत बड़ी विचित्र बात मेरे सामने आई जब मैं एक समाचार देख रहा था। यूट्यूबर ने, जो एक कोई महिला पत्रकार है, वो अमित शाह से इंटरव्यू ले रही थी, तो उसने घुसपैठियों के मामले में पूछा, तो अमित शाह उस पर दबाव बनाने लगे कि आप क्यों पूछना चाहती हैं, क्यों है, आपको नहीं पूछना चाहिए, क्यों नहीं पूछना चाहिए, इसका भी कारण कोई नहीं बता सकते, बस अपनी जिद थोपना के नहीं, हम जो कहते हैं वो सही है, हम जो करते हैं वो सही है। ये अमित शाह का एक सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ, उसमें स्पष्ट कहा है। तो अब यहाँ पर तो ये हो गया कि आप जो करो वो सही। आप जो हमारे भारतीय नागरिक हैं, उनके मताधिकार पर हमला कर दो, उनके मताधिकार को छीन लो, वो सही, सब सही। और आप जिन जिन के अधिकार छीनोगे ना, वो सारे घुसपैठिए माने जाएंगे। ये आपका कैसा सोच है? तो यहाँ पर अब सीजेआई को इस मामले में बड़ा कठोर निर्णय लेना है। मैं इस बात की प्रस्तुति इसलिए कर रहा हूँ कि कल जो एसआईआर के बारे में, केरल के मामले में जो निर्णय होना है, ये वैसे निर्णय उसमें सहयोगी होंगे। तो यहाँ पर किसी भी कीमत पे यह एसआईआर की व्यवस्था को व्यवहारिक बनाना होगा, उसको बिल्कुल सरल करना होगा, और उसकी समय सीमा है ना, 5 महीने 6 महीने रखना होगी, ये भी ज़रूरी है।